नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सुनाने जा रहे हैं उस क्रांतिकारी की पूरी कहानी जिसने भारत माता से वचन लिया था कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। उस वीर का नाम है चंद्रशेखर आजाद। आइए चलते हैं उनकी जिंदगी के सफर पर, जहां हर कदम पर हमें त्याग, साहस और देशभक्ति की मिसाल मिलती है। चंद्रशेखर आजाद की कहानी भाग 1। सन 1906 की ठंडी सुबह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव की मिट्टी में एक नन्हा बालक जन्म लेता है। गांव में साधारण से घर के आंगन में जब रोने की आवाज गूंजी तो पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा चंद्रशेखर। ये वही बालक था जो आगे चलकर पूरे देश के लिए आजाद बन गया। भाबरा गांव की कच्ची पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ते हुए, मिट्टी में खेलते हुए चंद्रशेखर बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गांव के लोग कहते, ये लड़का साधारण नहीं है, इसमें कुछ खास है। बचपन से ही उसमें जिद और निडरता थी। अगर कोई गलत बात करता तो वह तुरंत टोक देता। चंद्रशेखर की माता चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन में ही उसे संस्कृत पढ़ने के लिए काठियावाड़ गुजरात भेजा गया। वहां उसने रामायण, महाभारत और गीता का गहन अध्ययन किया। इन धार्मिक ग्रंथों से उसमें त्याग और धर्म की भावना जागी। वह अर्जुन और भगवान कृष्ण के आदर्शों से प्रभावित होने लगा। किशोरावस्था में वह पढ़ाई के लिए वाराणसी, काशी पहुंच गया। बनारस का वातावरण क्रांतिकारी था। गली गली में लोग आजादी की बातें कर रहे थे, छात्र जुलूस निकलते थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाजें उठती थीं। यही वह समय था जब चंद्रशेखर के भीतर सोए हुए क्रांति के बीज अंकुरित होने लगे। अब हम कहानी को अध्याय की तरह आगे बढ़ाते हैं। ये होगा भाग 2, जहां से असली आग शुरू होती है। सन 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चरम पर था। बनारस की गलियों में नारे गूंज रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सत्याग्रह अमर रहे। भीड़ में एक 15 साल का दुबला पतला किशोर खड़ा था, चंद्रशेखर। उसकी आंखों में आग थी, दिल में जुनून। जब जुलूस निकला तो चंद्रशेखर भी उसमें कूद पड़ा। वह नारे लगाता, झंडा उठाकर चल पड़ता, भारत माता की जय। लेकिन अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई लोग भाग गए, पर यह किशोर वहीं खड़ा रहा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अदालत में पेश कर दिया। बनारस की अदालत में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उस नन्हे लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मेरा नाम है आजाद। मजिस्ट्रेट हंसा, बोला, पिता का नाम? उसने कहा, मेरा पिता है स्वाधीनता। फिर पूछा, घर कहाँ है? चंद्रशेखर ने ठोक कर कहा, मेरा घर है जेल खाना। पूरा दरबार सन रह गया। इतनी कम उम्र का ये लड़का कैसी बातें कर रहा था। अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने सजा सुनाई, 15 बेत की मार। चंद्रशेखर को सबके सामने खड़ा किया गया। हर बेत उसकी नन्ही पीठ पर पड़ती और वह हर चोट पर पुकारता, भारत माता की जय। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर इस लड़के के चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन से लोग उसे चंद्रशेखर आजाद कहने लगे। कुछ समय बाद चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। देश भर में नौजवान निराश हो गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ठान लिया, अब मैं अंग्रेजों से सिर्फ लड़ाई करूंगा, उनके कानून नहीं मानूंगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह आजाद ही रहेगा, कभी अंग्रेजों के हाथों जीवित नहीं पकड़ा जाएगा। चलिए अब हम पहुंचते हैं कहानी के भाग 3 पर, जहां से चंद्रशेखर आजाद का जीवन साधारण किशोर से निकलकर एक संगठित क्रांतिकारी के रूप में बदलने लगता है। 1922 के बाद आजाद बनारस और आसपास के इलाकों में रहते हुए लगातार क्रांतिकारी युवाओं के संपर्क में आने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रामप्रसाद बिस्मिल से। बिस्मिल पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। उनकी कविताएं नौजवानों में जोश भर देती थीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब आजाद ने बिस्मिल से मुलाकात की तो बिस्मिल उनकी निडरता और समर्पण से प्रभावित हो गए। उन्होंने आजाद को अपने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल कर लिया। यहीं से आजाद का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक अकेला विद्रोही किशोर नहीं रहा, बल्कि एक अनुशासित क्रांतिकारी संगठन का हिस्सा बन गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का मकसद था सशस्त्र संघर्ष के जरिए अंग्रेजी सरकार को भारत से बाहर करना। आजाद ने जल्दी ही संगठन में अपनी अलग पहचान बना ली।
उनमें नेतृत्व की क्षमता थी, वह साहसी थे और साथियों का ख्याल रखते थे। बिस्मिल अक्सर कहा करते, आजाद बहुत ही तेज और निडर है। ये लड़का हमारी लड़ाई में बहुत आगे तक जाएगा। आजाद ने छोटे छोटे अभियानों से शुरुआत की। सरकारी खजाने पर छापे, पुलिस थानों पर हथियारों की लूट, अंग्रेजी अधिकारियों पर अचानक हमले। इन कार्रवाइयों ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, लेकिन आजाद हमेशा ये ध्यान रखते कि जनता को कोई नुकसान न पहुंचे। कहा जाता है कि आजाद बहुत अनुशासन प्रिय थे। संगठन का हर साथी उनके आदेशों का पालन करता था। उन्होंने अपने लिए एक नियम बना लिया था, मैं कभी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। उनकी पिस्तौल हमेशा भरी रहती और वे अभ्यास के लिए रोज निशाना लगाते। उनका शरीर गठीला और फुर्तीला था। यही कारण था कि साथी उन्हें सम्मान से आजाद और कभी कभी प्यार से पंडित जी कहते थे। 1925 आते आते क्रांतिकारियों ने एक बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। उनके पास हथियारों और गतिविधियों के लिए धन की कमी थी, इसलिए योजना बनी सरकारी खजाने से पैसा लूटने की। ये योजना थी काकोरी ट्रेन डकैती, और इस योजना के मुख्य सूत्रधारों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। अब तैयार हो जाए सबसे रोमांचक हिस्से के लिए। कहानी का भाग 4, जहां इतिहास का मशहूर काकोरी कांड घटित होता है। सन 1925 गर्मियों की एक तपती शाम, किसी गुप्त अड्डे पर चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य साथी बैठे थे। सबकी आंखों में एक ही सपना था, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना है। बिस्मिल ने नक्शा फैलाते हुए कहा, ब्रिटिश सरकार लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन में सरकारी खजाना भेज रही है। अगर हम इस खजाने को लूट लें तो संगठन की सांसें फिर तेज हो जाएंगी। सभी सहमत हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल उठाए और गंभीर स्वर में बोले, याद रखना साथियों, ये काम सिर्फ धन के लिए नहीं है, ये काम है भारत माता की आजादी के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे देंगे। ट्रेन लखनऊ से चली थी। रात के अंधेरे में 10 क्रांतिकारी अलग अलग डिब्बों में चढ़ गए। ट्रेन जब काकोरी स्टेशन के पास पहुंची तो सिग्नल की रस्सी खींचकर उसे रोक दिया गया। अचानक चारों ओर हड़कंप मच गया। आजाद और उनके साथियों ने पिस्तौल तान दी। सरकारी खजाना ढोने वाले डिब्बे को खोला गया। लोहे का बड़ा सा संदूक निकाला गया जिसमें अंग्रेजी सरकार का लाखों रुपए का खजाना भरा था। क्रांतिकारी उसे कंधों पर उठाकर बाहर ले गए। उस समय चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पूरी ट्रेन को कवर किया ताकि कोई पुलिस या गार्ड गोली चलाने की हिम्मत न कर सके। उनकी आवाज गूंजी, डरने की जरूरत नहीं, हम जनता का एक भी रुपया नहीं लेंगे। ये सिर्फ अंग्रेजों की लूट है जो अब भारत माता के काम आएगी। यात्रियों में से कोई घायल नहीं हुआ, बल्कि कई भारतीय मुसाफिर धीरे से मुस्कुराते हुए सोचने लगे, ये नौजवान सच में शेर हैं। सिर्फ सरकारी खजाना लूटा गया और वह भी एकदम योजनाबद्ध तरीके से। जब ये खबर फैली कि क्रांतिकारियों ने चलती ट्रेन से अंग्रेज सरकार का खजाना लूट लिया तो पूरे भारत में सनसनी मच गई। लोगों के दिलों में एक अजीब उत्साह जाग उठा। हर नौजवान चाहता था, काश मैं भी आजाद और बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के साथ होता। लेकिन अंग्रेज सरकार गुस्से से तिलमिला उठी। ब्रिटिश अफसरों ने कहा, ये बगावत है, इसको कुचलना ही होगा। काकोरी कांड के बाद चारों ओर गिरफ्तारी शुरू हो गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह पकड़े गए। लंबे मुकदमे के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन एक शख्स था जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, चंद्रशेखर आजाद। वह गिरफ्तारी से बच निकले और फिर से गुप्त जीवन में लौट गए। अब वह संगठन के अकेले सबसे बड़े नेता बन गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, जहां काकोरी कांड के बाद संगठन बिखरने लगता है और आजाद नए साथियों को जोड़कर क्रांति की आग को और तेज कर देते हैं। 1925 के काकोरी कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका क्रांतिकारियों को तब लगा जब रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उस दिन जेल के बाहर लोगों की भीड़ रो रही थी। लोग कह रहे थे, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन संगठन का ढांचा लगभग टूट चुका था। कई साथी जेल में थे, कुछ भूमिगत हो गए। उस अंधकार भरे समय में एक ही चेहरा था जो डटा रहा, चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने कसम खाए, जब तक मैं जिंदा हूँ क्रांति की मशाल बुझने नहीं दूंगा। अब आजाद ने उत्तर भारत की यात्रा शुरू की।
इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और लाहौर तक। जहां जहां नौजवानों में आजादी की चिंगारी जल रही थी, वहां आजाद पहुंचे। यही वह समय था जब उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और कई अन्य युवा क्रांतिकारियों से। भगत सिंह के विचार बहुत स्पष्ट थे। सिर्फ सशस्त्र संघर्ष ही नहीं, बल्कि समाज में क्रांतिकारी चेतना लाना भी जरूरी है। आजाद ने तुरंत समझ लिया कि यह नौजवान आगे चलकर आंदोलन की आत्मा बनेगा। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मौत साइमन कमीशन के खिलाफ लाठीचार्ज में हो गई, तो पूरा देश गुस्से से भर उठा। यहीं से आजाद और उनके साथियों ने संगठन को नया रूप दिया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को बदलकर बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समाजवादी भारत बनाना था। आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने कड़े नियम बनाए, जैसे हर साथी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी, जनता से लिया गया पैसा हमेशा हिसाब से लगेगा, कोई भी साथी व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाएगा। आजाद कहते थे, हमारा जीवन जनता के लिए है और हमारी मौत भी जनता के लिए होगी। भगत सिंह आजाद को बहुत सम्मान देते थे। वह उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। दूसरी ओर आजाद भी भगत सिंह के विचारों और लगन से बेहद प्रभावित थे। कहा जाता है कि कई बार भगत सिंह रात देर तक किताबें पढ़ते तो आजाद मुस्कुराते हुए कहते, तुम किताबों से लड़ाई लड़ोगे और मैं पिस्तौल से, दोनों मिलकर ही अंग्रेजों को हराएंगे। उनकी जोड़ी क्रांति का सबसे मजबूत स्तंभ बन गई। अब कहानी पहुंचती है अपने अगले रोमांचक मोड़ पर, भाग 6, जहां लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए आजाद और उनके साथियों ने अंग्रेज हुकूमत को हिला डाला। साल था 1928। ब्रिटेन ने साइमन कमीशन भारत भेजा था, लेकिन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश भड़क उठा, नारे लगे, साइमन वापस जाओ। लाहौर में इस आयोग के विरोध में विशाल प्रदर्शन हुआ। लाला लाजपत राय यानी पंजाब केसरी इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज पुलिस ने जुलूस पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने खुद आदेश दिया। लाठी सीधी लाला जी के सिर पर पड़ी। वह बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मेरे शरीर पर लगी हर चोट अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। ये खबर जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तक पहुंची तो उनके खून में आग लग गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई। भगत सिंह ने कहा, यह मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हमें इसका बदला लेना होगा। आजाद ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, अंग्रेजों को समझाना होगा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, ये बदला हम लेंगे। 17 दिसंबर 1928 की सर्द सुबह लाहौर की गलियों में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद तैयार खड़े थे। जैसे ही ब्रिटिश अफसर जॉन पी सैंडर्स, जो पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहा था, मोटरसाइकिल पर आया, राजगुरु ने निशाना साधकर पहली गोली चलाई। सैंडर्स वहीं गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर गोलियों की बौछार कर दी। पूरी गली गूंज उठी, भारत माता की जय। वारदात के बाद भगत सिंह और राजगुरु तेजी से निकल गए, लेकिन पीछे से पीछा करने वाले पुलिसकर्मी चंदन सिंह को रोकने लगा। तभी आजाद ने पिस्तौल तान दी और गोली चला दी। पुलिस पीछे हट गई और साथी सुरक्षित निकल गए। इस घटना से पूरे ब्रिटिश शासन में हड़कंप मच गया। सरकार समझ गई कि अब भारत के क्रांतिकारी सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे उनके अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। सैंडर्स वध की खबर पूरे देश में फैल गई। जनता के दिलों में उत्साह था, ये बदला सही था, लेकिन अंग्रेज सरकार और ज्यादा बर्बर हो गई। जेलों में बंद क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के भाग 7 पर, जहां भारतीय इतिहास का एक ऐसा दृश्य घटता है जिसे सुनकर आज भी रोमांच हो उठता है, असेंबली बम कांड। सैंडर्स वध के बाद पूरा देश क्रांतिकारियों के जोश से भर गया था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तारी और फांसी की बरसात शुरू कर दी। हर जगह जांच, छापे और पुलिस का आतंक था। इसी बीच हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक हुई। भगत सिंह ने कहा, हमारे पास अब केवल गोली से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसा कदम उठाना होगा जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि भारत के नौजवान क्या चाहते हैं। आजाद गंभीर होकर बोले, तो क्या सोचा है? भगत सिंह ने धीमे स्वर में कहा,
हम असेंबली में बम फेंकेंगे, लेकिन वह बम जान लेने के लिए नहीं होगा। वह बम होगा आवाज गूंजाने के लिए, ताकि अंग्रेज और दुनिया सुन सके भारत आजादी चाहता है। आजाद ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। बहुत अच्छा, ये होगा आवाज का धमाका। पूरी तैयारी गुप्त तरीके से शुरू हुई। बम बनाने का काम साथी भगवती चरण वोहरा ने संभाला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को तय किया गया कि वे असेंबली में बम फेंकेंगे। आजाद ने कमांड लिया कि बाहर से पूरी सुरक्षा और भागने की योजना उनकी जिम्मेदारी होगी। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली का असेंबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। ब्रिटिश अधिकारी नए दमनकारी कानून पास करने जा रहे थे। तभी अचानक एक बम गूंजते हुए गिरा और तेज धमाके के साथ फटा। पूरा हॉल धुएं और आवाज से गूंज उठा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे। उनकी आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर उन्होंने पर्चे फेंक दिए, जिनमें लिखा था कि यह बम किसी की हत्या के लिए नहीं, बल्कि गुलामी की नींद तोड़ने के लिए है। बाहर असेंबली के पास चंद्रशेखर आजाद तैयार खड़े थे। उनके पास हथियार थे और निकलने के सारे रास्ते तय थे। लेकिन भगत सिंह और दत्त ने खुद ही गिरफ्तारी देने का फैसला किया। आजाद दांत भींचकर रह गए। वे चाहते थे कि उनके साथी भाग आएं, लेकिन भगत सिंह ने अपने जीवन को आंदोलन की आवाज बना दिया। इस घटना की खबर बिजली की तरह फैल गई। अंग्रेज सरकार हिल गई। दुनिया भर के अखबारों में लिखा गया, भारत के क्रांतिकारी नौजवान अपनी आजादी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारतीय जनता ने पहली बार महसूस किया कि क्रांति केवल खून खराबा नहीं है, बल्कि यह विचारों की क्रांति भी है। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे भावुक और रोमांचक मोड़ पर। भाग 8, जहां भगत सिंह और साथियों पर मुकदमा चलता है। वे जेल में संघर्ष करते हैं और बाहर चंद्रशेखर आजाद हर मोर्चा संभालते हैं। असेंबली बम कांड के बाद अंग्रेज सरकार आग बबूला हो गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ ही समय में राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी भी पुलिस के शिकंजे में आ गए। लाहौर षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चलाया गया। सरकार चाहती थी कि इन नौजवानों को कठोरतम सजा देकर पूरे भारत को डराया जाए, लेकिन अदालत में भगत सिंह और उनके साथियों ने मुकदमे को ही क्रांति का मंच बना दिया। वे न्यायाधीशों के सामने दहाड़ते, हम अपराधी नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। अगर गुलामी अपराध है तो हाँ, हमने अपराध किया है। जेल के भीतर भगत सिंह और साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग थी, हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार बंद हो। दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन उनका हौसला अडिग रहा। आम जनता जेल की दीवारों के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाती, भगत सिंह जिंदाबाद। जेल की सलाखों के भीतर भगत सिंह किताबें पढ़ते, लेख लिखते और क्रांति का सपना बुनते। जब उनके साथी जेल में संघर्ष कर रहे थे, तब बाहर की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद के कंधों पर थी। वह लगातार भूमिगत रहकर संगठन को मजबूत कर रहे थे, नए साथियों को जोड़ रहे थे, हथियारों की व्यवस्था कर रहे थे और छापामार योजनाएं बना रहे थे। इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, लाहौर, हर जगह उनकी गुप्त आवाजाही होती। पुलिस उनकी तस्वीरें हर थाने में चिपका चुकी थी, इनाम घोषित कर चुकी थी, लेकिन आजाद थे कि पकड़ में नहीं आते थे। ब्रिटिश अधिकारी कहते, ये चंद्रशेखर आजाद भूत बन गया है, जहां हमला होता है वहां उसका नाम आता है, लेकिन वह हाथ कभी नहीं आता। आजाद की छवि एक गुप्त छाया जैसी बन चुकी थी, जिससे अंग्रेज डरते थे और साथी क्रांतिकारी गर्व से भर जाते थे। लंबे मुकदमे के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। जब ये खबर बाहर पहुंची तो पूरा देश कांप उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, हर गली, हर चौक पर आवाज उठी, भगत सिंह अमर रहे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने दृढ़ता से संगठन को संभाले रखा। उन्होंने कहा, साथियों, दुखी मत हो, हर फांसी भारत की आजादी की नींव को और मजबूत करेगी। अब शुरू करते हैं कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। सन 1931 की ठंडी सुबह, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जो कि आज का चंद्रशेखर आजाद पार्क है, हरियाली से भरा था। लेकिन उस दिन पार्क के पेड़ों की छांव के नीचे एक तूफान छिपा बैठा था। वहां एक बेंच पर बैठे थे चंद्रशेखर आजाद। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई साधु ध्यान में लीन हो, पर आंखों में ज्वाला थी, जैसे पूरा देश उनकी पुतलियों में जल रहा हो। पुलिस को खबर मिल चुकी थी, आजाद आज अल्फ्रेड पार्क में आएगा।
ये खबर किसी गद्दार ने दी थी। फौरन चारों ओर से पुलिस ने पाक को घेर लिया। बंदूकें तान दी गईं, सैकड़ों सिपाही तैयार खड़े थे। आजाद ने दूर से पुलिस को आते देखा। वह मुस्कुराए और मन ही मन बोले, आजाद ने वचन दिया था, जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। आज उस वचन की परीक्षा का दिन है। जैसे ही पुलिस ने नजदीक आकर घेरा, आजाद ने जेब से अपनी पिस्तौल निकाली, वही मशहूर ब्राउनिंग पिस्तौल। धड़ 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 गोलियां चलने लगीं। पाक में बारूद की गंध फैल गई। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं, चिड़ियां घबराकर उड़ गईं। हर फायर के साथ एक सिपाही गिरता। आजाद अकेले थे, मगर शेर की तरह लड़े। कई गोलियां उनके हाथ और पैरों को छू चुकी थीं। खून बह रहा था, लेकिन उनका हाथ कांपा नहीं। हर बार वे कहते, भारत माता की जय, और एक और गोली दागते। पुलिस वाले चिल्ला रहे थे, आत्मसमर्पण कर दो वरना मार दिए जाओगे। आजाद हंसते हुए बोले, चंद्रशेखर आजाद कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। अब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली बची थी। पुलिस और नजदीक आ रही थी। उन्होंने अपनी पिस्तौल कनपटी पर लगाए, आखिरी बार आकाश की ओर देखा और बोला, भारत माँ, तुम्हारा ये बेटा आज अपना वचन निभा रहा है। धायम आवाज गूंजी। पंडित चंद्रशेखर आजाद जमीन पर गिर पड़े, लेकिन हारकर नहीं, बल्कि अमर होकर। पुलिस पास पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके सामने पड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसने अपने नाम की तरह सचमुच आजाद रहते हुए प्राण त्यागे। पूरा पाक उनकी शहादत का गवाह बना, और आज भी वह जगह उनके नाम से ही जानी जाती है। चंद्रशेखर आजाद पाक। अब इस कहानी का अंतिम अध्याय देखते हैं। 27 फरवरी 1931 की शाम इलाहाबाद की गलियों में अचानक अफवाह फैल गई, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव गांव, शहर शहर, हर जगह से सिर्फ एक ही स्वर गूंज उठा, आजाद अमर रहे। लोग रो पड़े। माए अपने बच्चों को गोद में लेकर कहती, बेटा देखो, यह वही आजाद थे जिन्होंने तुम्हें आजादी दिलाने के लिए जान दी। जब उनका पार्थिव शरीर लोगों तक पहुंचा, तो पूरा इलाहाबाद उमड़ पड़ा। हजारों लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए टूट पड़े। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में गर्व भी था। लोग उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसा रहे थे, नारे गूंज रहे थे, शहीद आजाद अमर रहें। अंग्रेजों ने सोचा था कि आजाद की मौत से आंदोलन कमजोर हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूरा भारत और उबल पड़ा। जहां जहां भी खबर पहुंची, लोग अंग्रेजी हुकूमत को कोसने लगे, प्रदर्शन होने लगे, और क्रांति की चिंगारी और तेज भड़क उठी। चंद्रशेखर अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वह एक प्रेरणा बन गए। हर नौजवान अपने दिल में कसम खाने लगा, हम भी आजाद की तरह लड़ेंगे, हम भी आजाद की तरह देश के लिए प्राण देंगे। उनकी प्रतिज्ञा, मैं अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ 25 साल की उम्र में शहादत पाई, लेकिन इतने छोटे जीवन में उन्होंने वो कर दिखाया जो कई जन्मों में भी कोई नहीं कर पाता। वह जीवित रहे तो आजाद थे, और जब शहीद हुए तो बन गए अमर आजाद। आज भी उनकी गाथा सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखती है। उन्होंने अपनी 25 साल की छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जो सदियों तक याद रहेगा। आज भी जब हम कहते हैं भारत माता की जय, तो उसमें आजाद जैसे शहीदों की आत्मा शामिल होती है। आइए उनके बलिदान को नमन करें और प्रण लें कि उनके सपनों का भारत बनाने में हम भी अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।